पूछा। तो भैया जो टारगेट पूछने पर अपना दिमाग लगा रहा है तो वो हमेशा टारगेट ही लेकर फंसता जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां नोकिया और विप्रो ने निजी उद्यमों के लिए 5G, कभी कभी कुछ अच्छे शेयरों में गिरावट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। चीज़ को पार करने के लिए रास्ता साफ देखते हैं तो फिर शेयर मार्केट में जब आपके पैसे लगे होते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं देखते कि शेयर शुद्ध लाभ में 8% तक की कमी कर दी। अब ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इस न्यूज़ से काफ़ी लोग घबरा रहे हैं। मेरे पास भी कमेंट है, सर इसके ऊपर वीडियो देखो सर मेरे समझाने के। इसलिए अब जो सरकार इसे नियमों के तहत लाएगी, क्या इसके अंदर विप्रो जैसी कंपनी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस कंपनी हो गया, TCS हो गया। आज मैं किसी गांव की तरफ गया था तो एक गांव में जब कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो वहाँ कीचड़ बहुत हो गया, मतलब दलदल सा हो गया वहाँ पर। कुछ लोग वहाँ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए वहां पर FIDIs कम हो गए, पब्लिक ज़्यादा हो गई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या पब्लिक को ही माल चिपका दिया? कितनी अच्छी न्यूज़ के बाद क्या अब इसके अंदर पब्लिक ही राज करने वाली है? इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे विप्रो में क्या करें सर, साल दर साल 8% करीब का इसने शुद्ध लाभ कम कर दिया। तो आज हम विप्रो की सारी कुंडलियां देखेंगे और आगे की प्रतिक्रिया विप्रो जैसे शेयर में हमारे अंदर क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं सर, विप्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। विप्रो एक IT कंपनी है, काफ़ी रोज़गार देती है, अच्छा वर्क करती है। तो उन स्थितियों को भी देखना चाहिए कि एक बार कुछ चीज़ें कम करने से कोई कंपनी जो अच्छा रिजर्व भी रखती हो ख़राब नहीं होती। तो यही तो वो चीज़ होती है कि जब हम 3 महीने बाद कोई रिज़ल्ट देखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया हम किस तरीके से आगे की तरफ रखते हैं। शेयर मार्केट में तरीके तो बहुत आसान है पर उसको हम सही तरीके से करते नहीं। आज मैं किसी गांव की तरफ गया था तो एक गांव में जब कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो वहाँ कीचड़ बहुत हो गया, मतलब दलदल सा हो गया वहाँ पर। कुछ लोग वहाँ पर गिर भी रहे थे, कुछ लोग आराम से जा रहे थे, कुछ लोगों ने वो रास्ता ही चेंज कर दिया। जब आप किसी चीज़ को पार करने के लिए रास्ता साफ देखते हैं तो फिर शेयर मार्केट में जब आपके पैसे लगे होते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं देखते कि शेयरों के अंदर क्या होना है और क्या होगा, कैसी कंपनी है, क्या इसका वजूद है, कोई हमें चढ़ा तो नहीं रहा है, कहीं पैनी स्टॉक में हम अमीर बन जाएंगे। ऐसी प्रतिक्रिया आपके अंदर तो पहले ही सोचनी है ना। जब आज मुझे रास्ता पार करने में बिल्कुल हल्के में गया और वो भी बड़े संभल कर, कुछ लोग गिर गए वहाँ पर। कौन लोग गिरे? जो जल्दबाजी करते हैं। इसी तरीके से कुछ शेयरों में जब हम फंस जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हमने जल्दबाजी की है, इसलिए हमें कुछ चीज़ों को समझना है। कभी कभी कुछ अच्छे शेयरों में गिरावट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 19 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव था। एक मेन सड़क है, हाईवे की सड़क है, वहीं पर ही सारे के सारे जो ये बॉक्स होते हैं, EVM मशीनें होती है, वहाँ रखी जाती है। तो वहाँ पर ना 2 दिन से रास्ता बंद हो जाता है, पुलिस ही आ जाती है, क्योंकि वहाँ से सारे जगह वो चीज़ें जाती है जहाँ मैं रहता हूँ। तो वो एक हाईवे की साइड है। अब 2 दिन से वो चीज़ें बंद थी। जब 2 दिन से वो सड़क बंद थी, वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तो अपने तरफ जाना ही था। पर क्या हुआ, कुछ दिन से उस हाईवे में हो गया बंद और वो छोटी गली से निकलने लग गए। और छोटी गली में इतनी रौनक आ गई कि वहाँ की आसपास की छोटी मोटी दुकानों की वैसी बिक्री बढ़ गई, क्योंकि अधिकतर लोगों ने हाईवे से जो जाते थे अब रास्ता अपनी मंजिल को पार करने के लिए, काम पर जाने के लिए छोटी गली का सहारा लिया। तो जब इस तरीके से 2 दिन की अस्थायी चीज़ें होती हैं, उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी ख़राब हो गई या फिर अलग सी जो न्यूज़ आए कि मार्केट ही ख़राब हो गई। समझ में आया?
कि जब एक अच्छी जगह को हम रोज़ जाते थे, 2 दिन हो गया साल में, वहाँ प्रॉब्लम आ गई तो हमने सोचा कि कंपनी ख़राब हो गई जी, सड़क ख़राब हो गई जी। अरे सड़क तो फिर वहाँ चल जाएगी। जब तक के कुछ चीज़ें हमें समझ में तरीके से नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। 1-2 दिन गिरावट हो सकती है, वो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बेकार चीज़ों में जब कभी कभी उजाले होते हैं, पेनी स्टॉक में यानी गलियाँ फिर से उस तरफ दौड़ी, क्योंकि जब यहाँ चुनाव होता है तभी वो सड़क बंद होती है। तो जब भी वो पेनी स्टॉक में अच्छी उज्ज्वलता देखते हैं तो ऑपरेटर की नज़र वहाँ पड़ती है। तो थोड़ा सा अपने को समझिए, प्रैक्टिकल चीज़ों से भी अगर हम कुछ चीज़ें समझें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब बात करेंगे विप्रो की, और विप्रो की बात करने से पहले थोड़ा सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि सरकार इसके अंदर काफ़ी मुस्तैदी से वर्क करना चाह रही है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि PSA के नेतृत्व में AI के लिए जल्दी से जल्दी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये क्या बड़ी न्यूज़ आ गई है कि AI जो अभी इतना ज़्यादा हमारे देश में और मोदी जी के वाक्यों में नज़र आ रहा था, और मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा था, अब इसकी कायदे नियमों के तहत कुछ रूपरेखा तैयार PSA के द्वारा की जाएगी। और ये हो सकता है कि अधिकारी कह रहे हैं कि ये चुनावों के बाद इसके अंदर अमल रूपरेखा तैयार की जाए। तो रूपरेखा तैयार इसके अंदर AI पर होने वाली है, और उद्यमों के अंदर जो AI की चीज़ें या कंपनियों के अंदर इस नियमों के तहत, कायदे नियमों के तहत जो चीज़ें होंगी वहाँ पर AI पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए अब जो सरकार इसे नियमों के तहत लाएगी, क्या इसके अंदर विप्रो जैसी कंपनी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस कंपनी हो गया, TCS हो गया, AI पर जो काम इन्फीबीम हो गया काम करती है, तो क्या ऐसे नियम कायदे जो सरकार लाएगी, क्या उसके अंदर इन कंपनियों को फ़ायदा होगा? तो ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है। अभी हाल ही में मैंने आपको AI के ऊपर एक चीज़ बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा TCS जो कंपनी टाटा की है, वो एक AI पर परीक्षित ऐसे कर्मी है उसके पास जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो AI पर परीक्षित हैं रखने वाली कंपनी बन गई है TCS। और TCS इंडिया की कंपनी है। तो यहाँ से AI की दिशा बहुत ज़्यादा होने वाली है। और AI पर अगर हम बात करें तो विप्रो कैसे पीछे रह सकती है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि विप्रो अपने अधिकतर कर्मचारियों को 12 महीने की ट्रेनिंग देकर परीक्षित करने की योजना भी बना रही है, मैं आपको बता दूं। तो बहुत कुछ है विप्रो के अंदर, पर अभी हाल ही की जो चीज़ें हमें देखने को मिली कि इसने अपना शुद्ध लाभ जो है साल दर साल कम कर दिया। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालूंगा। देखो सर, 1 साल पहले किसी कंपनी का, मान लो किसी कंपनी ने अच्छी पोजीशन पर थी, वो बिल्कुल अपना 100% दे रही थी। अगला क्वार्टर उसका गया, थोड़ा कम हुआ। दूसरा उसका क्वार्टर गया, थोड़ा कम हुआ। फिर उसका तीसरा क्वार्टर जो आया उसके अंदर उसने थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी। यानी कि 1 साल पहले जो कंपनी अच्छी थी क्वार्टर 4 में, फिर क्वार्टर 1 में वो थोड़ी सी कम हुई, क्वार्टर 2 में वो फिर थोड़ी सी कम हुई, लेकिन क्वार्टर 3 में उसने अच्छा करके दिखा दिया। फिर क्वार्टर 4 में वो अच्छी होती गई, लेकिन साल दर साल वो कंपनी ने कमी की है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि 1 साल के अंदर तो देखा तो जाता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उससे पिछला क्वार्टर में क्या उसने ग्रोथ की है या उससे ज़्यादा उसने अगले क्वार्टर में की है। तो हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि भाई 1 साल पहले अच्छी थी पर 2 क्वार्टर बेकार गए, तीसरा क्वार्टर अच्छा गया, अब चौथा क्वार्टर जो आया है वो विप्रो कंपनी का, मैंने आपको उदाहरण दिया, विप्रो कंपनी का अपने क्वार्टर 3 से अच्छा है। जहां 1 साल पहले विप्रो ने 2023 मार्च में करीब 30,190 करोड़ रुपए करीब की सेल्स की थी, और प्रॉफिट कंपनी ने करीब मार्च 3,094 करोड़ रुपए का दे दिया था। अब मार्च 2024 यानी कल ही इसका जो रिजल्ट आया है उसके अंदर इसने अपनी सेल्स को कम किया है, जो करीब 22,208 करोड़ रुपए, और अपना जो शुद्ध लाभ किया है वो करीब 2,858 करोड़ का कर दिया। यानी कि साल दर साल इसने अपने शुद्ध लाभ में 8% तक की कमी कर दी। अब ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है, इस न्यूज़ से काफ़ी लोग घबरा रहे हैं। मेरे पास भी कमेंट है, सर इसके ऊपर वीडियो देखो। सर मेरे समझाने के तरीके कंपनी के हर एक चीज़ को देख कर हैं,
बैलेंस शीट को देखकर है, जो न्यूज़ आ रही उसे भी देखकर बनती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो न्यूज़ में आ रही हाल ही के दिन में असर डाल सकती है, पर मैं उसकी फिर अलग अलग चीज़ें देखता हूँ, उससे मुझे वो आगे की दृष्टि से दिखती है। अगर साल दर साल इसने अपने प्रॉफिट और लॉस को कम किया है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि Q3 से इसने Q4 को भी अच्छा किया है, कि Q3 से इसने Q4 में करीब 5.2% तक की वृद्धि भी की है। तो ये नंबर 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी 22,205 करोड़ की थी और अब कितनी कर दी है, 22,208 करोड़ की। नंबर 2023 में कंपनी ने 2701 करोड़ की प्रॉफिट किया था, जो अब इसने जो प्रॉफिट किया है 2858 करोड़ का, यानी कि सीधा सीधा 5.2%। तो आपको साल दर साल भी देखना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखना। मेरे हिसाब से सर ये इसका जो रिजल्ट है ये प्रगति की ओर है। अब हमें इसका Q1 भी देखना है, क्योंकि अगर साल दर साल की चीज़ें देखें तो वहाँ कमी है, पर क्वार्टर टू क्वार्टर की चीज़ें देखें तो वहाँ पर बढ़ोतरी है। तो जब एक बार कंपनी अपने क्वार्टर में अच्छी रेस्पॉन्स दे देती है तो उसका हमें दूसरा भी देखना चाहिए फिर। तो अब ये कंपनी हमें थोड़ी सी दूर की दृष्टि से देखने के लिए चाहिए, ये भी आपको समझना है। मर्ग ने जो अनुमान लगाया था उससे भी अच्छा प्रॉफिट करके दिखाया है कंपनी ने। ब्लूमबर्ग ने करीब 2771 करोड़ का अपना अनुमान लगाया था और 2858 करोड़ की कंपनी ने सेल्स किया। कंपनी लाजवाब है सर, बस रखने की क्षमता किस किस के पास आएगी। कंपनी के अंदर अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी में बहुत ज़्यादा है, करीब 73,488 करोड़ का तो रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास, और मात्र कर्जा कंपनी के अंदर 16,465 करोड़ रुपए करीब का है। तो ये आईटी कंपनी के पास रिजर्व बहुत पड़ा है और आगे की मंशा एआई पर ज़्यादा कंपनी लगाती जा रही है। दूसरा, इसका अगर हम कैश फ्लो देखें तो मार्च 2023 का कैश फ्लो भी इसका बेस्ट है, जिसके अंदर कंपनी ने करीब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से 13,060 करोड़ रुपए डाले हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए। दूसरा, अगर हम कंपनी के अंदर प्रमोटर देखें तो करीब 72.89% है। दूसरा, एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखे जो करीब 6.96% है। डीआईज कंपनी के अंदर उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो करीब 8.28% है। पब्लिक इस कंपनी से थोड़ा सा कम हुई है जो करीब 11.76% की है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, रिजर्व, ये चारों चीज़ें हैं बेस्ट लग रही है, तो हम इस कंपनी के साथ दूर तक जा सकते हैं। तो हाल ही में गिरना उठना तो उस पर मत खोना, कंपनी के आपको वजूद देख लेने चाहिए। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें सर, वहाँ पर भी कंपनी अपनी चीज़ों को करती रहती है। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ नोकिया और विप्रो ने निजी उद्यमों के लिए 5G वायरलेस समाधान लॉन्च किए थे, जो निजी उद्यम होते हैं। तो ये विप्रो भी कर रहा है भैया, तो इसमें हमें ये भी सुनना है, समझना है। मतलब दूसरा आपको देखना है कि विप्रो जब अपनी कैंपस हायरिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि जैसे कि कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर जाकर बच्चे सिलेक्ट करते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें पहले सिलेक्ट किया जाता है, तो वो अभी विप्रो ने नहीं किया है, वो जल्द ही कर सकता है। लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि विप्रो की जो कर्मचारी हैं जिसके अंदर 2 साल में उनकी संख्या घटी है, तो यानी कि विप्रो कभी भी और एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे एआई के लिए ज़्यादा ज़रूरत भी होगी, तो कहीं ना कहीं ये दोबारे से कैंपस हायरिंग शुरू कर सकता है। और जिस दिन आपके नज़रों में ये न्यूज़ आई, क्योंकि अभी तो ये पहले जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे उनकी ज्वाइनिंग करा रहा है, पर अगर ये दोबारे से उस तरीके से 2 साल से इसने अपनी कर्मचारियों की चीज़ें घटाई हैं, तो सर ये भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, है ना। तो हमें हर तरफ देखकर चलना चाहिए। अभी विप्रो के पास जो टोटल कर्मचारी हैं वो करीब 2,34,054 कर्मचारी हैं अभी विप्रो के पास, और जहां इसने दोबारे से इस तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करना शुरू कर दिया कैंपस में जाकर, तो वहां पर विप्रो फिर हमें अच्छी तरीके से देखा जाएगा। देखो सर, मैं तो अलग अलग तरीक़ों से कंपनी को देखता हूँ, मुझे तो कहीं से भी ये कंपनी नहीं ख़राब लग रही है ना। अगर ऐसी ऐसी कंपनी, जो मैंने कहा ना कि अगर गलियां बंद हो जाए, बड़ी गली बंद हो जाए, तो छोटी गली से निकलना शुरू हो जाते हैं लोग बाग। पर ये तो नहीं कि बड़ी गली बंद होगी तो कभी खुलेगी नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको हमें समझना पड़ता है। विप्रो ने जनरेटिव एआई कंसल्टेंसी के नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने लगभग 2,25,000 कर्मचारियों को
परीक्षित करने की चीज़ों के साथ सामने आ रहा है, यानी कि इतने कर्मचारी को ये परीक्षित कर देगा। तो लगभग पूरा ही पूरा हो गया इसका, है ना। तो अब इसके अंदर ये AI इसे बहुत अच्छा आगे की दृष्टि से दिख रहा है। अभी हाल ही में इसने IBM के साथ साझेदारी की, जिसके अंदर इसने विप्रो एंटरप्राइजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है IBM के साथ मिलकर। तो ये बहुत उत्सुक है। देखो सर, कंपनी के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि AI की चीज़ों का काम करके लुत्फ़ उठाने के लिए, यानी कि काम करके पैसा कमाने के लिए विप्रो बहुत प्रसन्न है। तो अभी जब मैंने शुरुआत में आपको AI के ऊपर कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताई कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के होते हैं PSA, वो AI के अंदर नियमों कायदों का रूपरेखा तैयार कर रहा है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कानून होना चाहिए। ये सारी तैयारियां चल रही हैं और इसके ऊपर आपको देखने को चुनाव के बाद इस पर वर्क मिलेगा। तो ये क्या है, ये AI पर आधारित है। मैं आपको AI इसलिए बेस्ट बता रहा हूँ क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री के वर्डिंग हो कि भारत AI का नेतृत्व करेगा, उसकी क्षमता को जान गया है और ये मौके को अपने हाथ से भारत जाने नहीं देगा। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि AI यहाँ पर बहुत ही बेटर ढंग से छाने वाला है और उसकी रूपरेखा तैयारी वाली चीज़ों के साथ है। पर TCS तो यहाँ पर बड़ा कर्मचारी लेकर दुनिया का सबसे बड़ा बना पड़ा है। दूसरा, विप्रो भी उसी लाइन पर है। और तीसरा, मैंने आपको टेलीकॉम सेक्टर की चीज़ों के साथ भी विप्रो के बारे में बता दिया। और AI के अंदर ये अच्छी अच्छी चीज़ें करता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से विप्रो रखने वाला शेयर हो सकता है। बाकी सर, मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किस किस को मेरी ये तरीके की एनालाइज अच्छी लगती है कृपया बता देना, क्योंकि मैं यहाँ किसी को खरीदने बेचने को। कल एक मेरे पे कमेंट आया, राम कहानी तो पूरी सुना दी पर टारगेट नहीं बताए हैं। टारगेट बताओ, खरीदना बेचना, ये इस तरीके से किसी ने मेरे से पूछा। तो भैया, जो टारगेट पूछने पर अपना दिमाग लगा रहा है तो वो हमेशा टारगेट ही लेकर फंसता जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें सीखनी है पर वो सीख नहीं रहा है, पर वो क्या कह रहा है, बस लास्ट का बता दो हमें, तो लास्ट का बता दो, उसे लास्ट का सुनना है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं जो टारगेट के पीछे पड़ रहे हैं, भैया टारगेट देने वाले तो कई टेलीग्राम हैं, वो तो सुबह ही टारगेट देते हैं। वो तो जब मार्केट बंद होती है ना तब भी टारगेट देते रहते हैं वो। आप देखना, किसी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसके टारगेट ही आते रहेंगे, या UC लग गया या LC लग गया, इसका इतना टारगेट है, इसका इतना स्टॉप लॉस। देखो सर, जो टारगेट दे रहा है वो स्टॉप लॉस भी दे रहा है। टारगेट हुआ, हिट हुआ तो बेस्ट बंदा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप कहोगे यार स्टॉप लॉस तो दिया ही था बंदे ने, तो ये तो आप खुद भी कर लो। आप किसी शेयर को पकड़ लो, कोई 50 रुपये में शेयर जा रहा है, आप मेरे से टारगेट क्यों पूछते हो? आप अपना टारगेट उसका 70 का रखो और उसका 40 का स्टॉप लॉस रख लो, खुद ही कर लो इस काम को। मदरसन सुमी 120 रुपये में है, 140 का उसका टारगेट रखो और 110 का इसका स्टॉप लॉस रख लो, ये तो आप खुद भी कर लोगे। आपने 110 का स्टॉप लॉस रखा, आपका स्टॉप लॉस कटा, वो 110 से 1-2 रुपये नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस कटा, वो फिर भागना शुरू हो जाएगा। भैया वो साइकोलॉजी कहाँ से लाओगे? तो ये पूछने वाली जो चीज़ें होती हैं बड़ा व्यर्थ होती हैं। और आज जो विप्रो में आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, ना कि विप्रो को खरीदूं या विप्रो को बेचूं। मैंने यहाँ तक कि इसके कर्मचारियों के बारे में भी बता दिया, यहाँ तक कि ये जो 2 साल से इसकी संख्या कम हो रही है कर्मचारियों की, वो तब हो रही है कि इसने कैंपस हायरिंग नहीं की है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। IBM के साथ साझेदारी वाली चीज़ें समझाई, नोकिया के साथ निजी उद्यमों में 5G जो होता है वायरलेस समाधानों की चीज़ें मैंने आपको समझाई है। इसका जो साल दर साल शुद्ध लाभ 8% तक के कमाया है, उसके बारे में भी मैंने आपको क्वार्टरली चीज़ों के साथ समझा दिया। और क्या चीज़ समझनी है आपको? खरीदना बेचना ये तो शंभू करता है जी, हम नहीं करते, या रामू करेगा। हम तो आपको सिर्फ बताएंगे कि ये न्यूज़ है, इस तरह चीज़ें हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। और मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, वैसे लोग देखते ही क्यों हैं जिन्हें जब से मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ उन्हें टारगेट ही नहीं पता लगा। अरे मेरी बनाई हुई वीडियो के कंपनियाँ देखो आज,
है ना, तो उन पर विशेष ध्यान दीजिए आप। देखो जी, अब बात करेंगे यस बैंक के ऊपर, क्योंकि यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है वो थोड़ा सा कुछ लोगों को निराश करता जा रहा है, उसकी साइकोलॉजी पकड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 20 रुपये के जो टारगेट आए थे और जो बेचने वाली चीज़ें निकल कर आई थी, उसको भी मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। फिर किसी ने मुझे कहा था कि मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपये 10 पैसे में लिया है, मैंने वहाँ पर भी आपको समझा दिया, उनके पास समय है, वो 10 रुपये तक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो गई है, यहाँ समय दिया जाएगा। अब यस बैंक के प्रति हमारी ईमानदारी क्यों है? क्योंकि इसने लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाया है। लगातार जो कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, प्रॉफिट तो कम ज़्यादा हो सकता है, जो कंपनी एक बार मान लो 500 करोड़ की सेल कर रही हो, अगले बार वो 502 की करे, फिर अगले बार वो 550 की करे, तो वो बढ़ते हुए क्रम में है। और वो कब है? जब उसने अपने चीज़ों को काम करके वो पैसा कमाया और सेल्स की है, तो वहाँ कंपनी मजबूत हो जाती है, चाहे वो कंपनी निगेटिव चीज़ें ही क्यों ना हमारे सामने रखती हो, है ना। तो निगेटिव को भी समझना है और सेल्स को भी समझना है। तो उस दिशा से मुझे लगता है मॉर्गन स्टैनली ने समझा कि इनका जब सेल्स बढ़ रही है, कुछ उनकी एनालाइज अलग है, तो मैंने आपको वो भी समझा दिया। और कुछ दिनों के हालातों के लिए मानस जायसवाल जी ने जो आपको बताया, मुझे वो भी सही लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों को परखा होगा और परखने के बाद फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, तो थोड़ा ये निराश कर रहा है। दूसरा, आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब तक कि आप खुद ही अपनी चीज़ों के साथ मजबूत नहीं होंगे, दूसरा कितना मजबूत कर देगा आपको। जब आप किसी पेनी स्टॉक के मान लो 1000 शेयर लेने हो और आप 1 लाख ले रहे हो, तो फिर आपके लिए वीडियो क्या कर लेगी? वहाँ तो आप खुद ही फंस रहे हो। पेनी स्टॉक में उतना पैसा लगता है जितना आपको डूबने का डर ना हो, और आप पेनी स्टॉक में उतना लगा रहे हो जहाँ डूब गए तो हम ही डूब गए, तो वहाँ खुद ही हम बिगड़ रहे हैं, दूसरा नहीं बिगाड़ रहा है। तीसरा, आपको देखना है कि 4 साल बाद यस बैंक के संस्थापक जिन्होंने यस बैंक को बनाया था, मिस्टर राणा कपूर जी, उनकी जमानत हो गई है 4 साल बाद। तो अब उनके साथ भी कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ स्टेटमेंट आएंगे, वो भी हमें देखने पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा दूर तक का ही शेयर बनता जा रहा है। अब इसकी चीज़ें हम देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने से पहले जो आपको कोई और नॉलेज नहीं देता वो मैं आपको दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीते दिनों आपको क्या देखने को मिला कि SBI कभी भी बेच सकता है, इस तरीके की न्यूज़। HDFC बैंक अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकता है अगर 1 साल के अंदर उसने ये चीज़ें की, इस तरह से था ना, कुछ 1 साल होगा, बाई चांस कह रहा हूँ ना, तो वो भी आपको देखना है। वैसे कल मैंने कैनरा बैंक के ऊपर जो आपको बताया था वो मेरी गलती है, और वो मुझे कैनरा बैंक के ऊपर कहना था, तो मेरे गलती से मेरे से जल्दी में वो हो गया, तो वहाँ मुझे माफ़ करना। मैंने आपको कहा था ना, स्प्लिट पहले कोई सरकारी बैंक ने नहीं कराया, तो हम गलती मान लेते हैं अपनी। वहाँ पर कैनरा ही बैंक चीज़ वो थी, पर वो मेरे से बताने में गलती हो गई है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दूसरा, आपको देखना है कि अगर 51% की होल्डिंग प्रमोटर रखेगा, तो सबसे पहले ये सोचना था ना कि भाई FIs बेचेंगे, DIs बेचेंगे, पब्लिक बेचेगी, तभी तो 51% होगा। और अगर तो फिर SBI तो बेचेगा, क्योंकि उसको 26% तक का स्टेक है। तो अगर आपको इसके अंदर प्रमोटर देखने हैं, तो यहाँ मैंने आपको पहले कहा था, कोई कह रहा है कि जापान का बैंक खरीद रहा है, कोई कह रहा है अंबानी जी कर लेंगे। मैंने कहा था उन बातों में ध्यान मत दो, आपको अलग अलग रणनीतियों के साथ जब समय बीतता जाएगा तब जाके कुछ चीज़ें दिखती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या दिख गया आपको? यहाँ शेयर होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आ गई। पर आपको ये सोचना है कि अगर शेयर होल्डिंग में कमी आ रही है तो वो शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास जा रही है ना। और अगर पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग चलेगी तो पब्लिक के हाथों से तो कभी भी शेयर लिए जा सकते हैं, तब जाके आ सकते हैं इसके अंदर प्रमोटर। उससे पहले आ गए तो मज़ा आ गया। ध्यान रखने वाली बात है, अगर 51% इसके अंदर प्रमोटर आएंगे तो वो कोई ना कोई बेचेगा, तभी तो आएंगे, या अलग से निकल के इसके अंदर प्रमोटर आ जाएंगे। सबसे पहली बात ये, हर एक चीज़ को हमें समझना चाहिए, है ना। तो प्रमोटर कभी भी आने वाली चीज़ें आगे आ सकती हैं, उस पर मत जाओ। आपको देखना है कि आप कितना आगे तक इस बैंक के साथ जा सकते हो। क्या आप मॉर्गन स्टैनली के साथ हो, उसने 27 रुपये 10 पैसे में लिया। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, FIs जो दिसंबर 2023 में करीब 23.79% थे, उनकी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है और वो हुई है करीब 22.01%, यानी कि
कम हो गई है, यानी कि करीब करीब 1.78% कम हुई है, या ज़्यादा हुई है वैसे तो ये कम है। दूसरा DIs की अगर हम चीज़ें देखें 41.98% दिसंबर 2023 में थे और अब कितने हो गए हैं 41.50%। तो यहाँ पर भी कोई बीच में से ऊपर के प्राइस में निकल चुका है थोड़ा सा, तो निकलेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था FIs और DIs हो सबको अपना प्रॉफिट चाहिए। दूसरा अब आप देखो कि अगर इनकी होल्डिंग घटी है तो गई किसके पास है, पब्लिक के पास। जो दिसंबर 2023 में पब्लिक थी वो करीब 34.21% की थी, 34.21% के इसके अंदर पब्लिक थी। अब जाकर जो ये स्टेक बिके हैं किसी भी तरीके से, तो पब्लिक की जो होल्डिंग मार्च 2024 में हो गई वो करीब 36.47% की। समझ में आया कुछ? 36.47% यहाँ पब्लिक बढ़ गई है, FIs और DIs कम हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाओ कि पब्लिक खरीदने में ज़्यादा है, समझने में कम है। अब धीरे धीरे अगर यही चीज़ पब्लिक में बढ़ती गई तो ये एक अलग चीज़ें बैंक धारण कर लेते हैं। बैंक कितना अच्छा काम कर रहा हो, जब FIs DIs को उसके अंदर अपनी होल्डिंग को निकाल कर सही लग रहा है तो इसका मतलब फिर पब्लिक के पास जा रही है। फिर उनको क्यों सही लग रहा है, वो बेच रहे हैं। सोचने वाली बात है कि FIs DIs हमारे से काफ़ी समझदार हैं, ये भी आप समझ लेना। तो इस बैंक के अंदर दृष्टि आपको दूर तक की बनानी है। उतार चढ़ाव इस चीज़ में आते रहेंगे। मानस जायसवाल जी की भी चीज़ों को समझना है, मॉर्गन स्टैनली की चीज़ों को भी समझना है। होल्डिंग कम हो चुकी है और कई क्वार्टर इसके हमें वेट करना पड़ सकता है। उससे पहले कोई प्रमोटर की न्यूज़ या कुछ और न्यूज़ पर ध्यान रखना, सतर्क रहना और आगे की दृष्टि को बनाकर रखना। जब तक के बैंक अपने सेल्स को बढ़ाता जा रहा है तब तक के बैंक के अंदर पॉजिटिव संकेत हैं और वो कभी भी अच्छा रंग लाएंगे, लेकिन वो हाल ही के क्वार्टरों में नहीं, लंबे समय की विधि के साथ, है ना। तो लंबे समय के साथ यस बैंक लग रहा है सही। तो इसलिए मैं आपको जब नेगेटिव न्यूज़ आती है ना भैया, तो इसलिए बताता हूँ, उससे नाराज़ हो जाते हैं लोग, और जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उससे सही हो जाते हैं। तो मैं इस ढंग से आपको आज यस बैंक समझा दिया, कोई नहीं समझाएगा आपको। तो पब्लिक के पास माल जा रहा है भाई, ये आपको समझना है। विप्रो को आपको देखना है कि विप्रो ने साल दर साल तो अपनी शुद्ध लाभ कम किया है, सेल्स कम की है, पर आपको देखना है क्या उसने शायद क्वार्टर 3 से सुधरना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वार्टर 3 के बाद उसका क्वार्टर 4 अच्छा आ गया ना। तो इसका मतलब क्वार्टर 3 का प्रस्तुत करने के बाद वो सुधर कर क्वार्टर 4 में करीब 5.2% तक का उसने शुद्ध लाभ में चीज़ें की हैं। तो ये आपको समझना, तो यानी कि अब इसका क्वार्टर 1 भी हमें देखना है। और अगर आपकी दृष्टि लंबे समय के लिए, तो फिर AI की दृष्टि से भी विप्रो को देखो, क्योंकि वो कई उद्यमों के लिए जब AI जरूरी हो जाएगा तो इस तरीके की IT कंपनी अपनी क्षमता अपने कर्मचारियों के अंदर जब AI पर डालेगी तो वो किस तरीके से निखार होकर देश की ओर जाएगा। दूसरा आपको देखना है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं PSA, वो एक AI के नेतृत्व के लिए, नियम कायदों के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, उसके अंदर रूपरेखा तैयार होगी, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो विप्रो मेरे हिसाब से दूर की दृष्टि का शेयर है। तो आज की वीडियो से सर क्या समझ में आया, एक बार मुझे बता देना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे प्यार कर रहे हैं, इसलिए मैं इस तरीके की एनालाइज आपके लिए करता हूं। और मेरे 1 लाख सब्सक्राइब कब होंगे मैं ये आपसे पूछता हूं। जल्दी से जल्दी कराइए मेरे 1 लाख सब्सक्राइब, उसके बाद मैं दोबारा आपको ये सब्सक्राइब करने वाली चीज़ें नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मामला अटक सा गया आप ये 94,000 में। तो जल्दी अगर होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है। जिसको दूसरा अकाउंट खुलवाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन करना है दिल से कीजिए, मन से कभी किस चीज़ को मत करना, मैं आपको बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने की सलाह नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।